नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए, घड़ी में वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम का। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे हरियाणा चुनावों की और साथ ही साथ कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है चुनावों को लेकर, वो भी जिक्र करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आप जानते हैं, हर कोई नेता अपने अपने वोट बैंक को और जातियों को साधने की कवायद कर रहा है। कोई रैली कर रहा है तो कोई पदयात्रा की तैयारी में है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और साथ ही इन लोगों के साथ बीएसपी ने भी अपना पूरा दम चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। आज अमित शाह ने हरियाणा के नागल में चौधरी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार किया है। वहां से चौधरी वोट जो बैंक है उसको साधने की कोशिश भी की है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम पिछड़े समाज के लिए किया है। अमित शाह ने क्या कुछ और कहा है, सबसे पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा समाज की विरोधी रही और मैं आज आपको कहने आया हूं, काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ। पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया। जब हम लोग लेकर आए, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया और आज मोदी जी ने नीट, मेडिकल, केंद्रीय स्कूल सभी प्रकार के दाखिलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है। मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा से। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। आज वो पहुंचे हरियाणा में और कई निशाने साधे हैं। कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाया, दलित वोटर्स पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो कई तरह के निशाने भी साधे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए और इसके साथ ही आप प्रत्याशी प्रवेश मेहता ने भाजपा की सदस्यता भी ज्वाइन कर ली है, यानी कि समर्थन उनको दे दिया है। विपुल गोयल वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की उपस्थिति में ओल्ड फरीदाबाद अनाज मंडी में मुकेश शास्त्री, पंकज शास्त्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खुद को चुनावी मैदान से अलग कर दिया है। अब फरीदाबाद की सीट पर क्या परिणाम आएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपने नेताओं को बागी होने से नहीं रोक पाई है और अंतर्कलह के चलते या कारण कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी की पार्टी के नेता और वहां से प्रत्याशी अब बागी हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि जब मैं देखता था कि ये क्या हो रहा है शहर के अंदर, ये चुनाव हो रहा है या युद्ध हो रहा है, मैंने कहा तेरे लड़ने से ये ना हो कि फरीदाबाद की जनता गलत डिसीजन ले जाए। मुझे फरीदाबाद को सुंदर बनाने के लिए इस विपुल गोयल जी का साथ है। पार्टी के प्रत्याशी होना ना होना, शहर पार्टी मेरे जीतता तो भी शहर की सोचता, आज हूँ आज भी शहर की सोच है। तरह से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। वहीं अब बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के अंदर चल रही अंतरकलह के बीच एक तरफ आपने देखा है हुड्डा साहब का अपना गुट है, सुरजेवाला साहब अपनी ताल ठोकते हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो शैलजा कुमारी जो हैं वो कह तो रही हैं कि अब प्रचार में उतर रही हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो है, हवा कहीं से तो उठी है। जो बातें सामने आई हैं, कई दिनों तक कुमारी शैलजा का प्रचार से दूर होना बहुत कुछ मैसेज देता है। अब बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल की वोट यात्रा जो है, अब राहुल गांधी वहां से शुरू करने वाले हैं और यात्रा का अंत जो है पहवा विधानसभा में होगा। आला कमान ने कोई हालांकि इस पर निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी ने जो है वो खुद मोर्चा संभाला है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी।
लेकिन अब तक राहुल गांधी पूरे चुनावी कैंपेन से दूर थे, तो आज अचानक से उन्हें अब पद यात्रा की याद आई है और पद यात्रा के जरिए वो चुनावी कैंपेन करने की बात कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको बड़ी ग्राफिक्स के जरिए बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे किस तरह से राहुल गांधी जो है अब चुनावी कैंपेन में उतरने वाले हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पहले दिन कुरुक्षेत्र उनकी पद यात्रा, वोट यात्रा पहुंचेगी। यहां से साथ जुड़ने के लिए वोटर्स को कांग्रेस ने जिताऊ सीटों पर फोकस किया है और साथ ही उन सीटों पर भी जहां कड़ी टक्कर है, जहां फाइट में बीजेपी आगे चल रही है, इसलिए अब राहुल गांधी खुद उतरे हैं। उसी हिसाब से यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया। राहुल गांधी कहां पहुंचेंगे, किस तरह से वोटर्स को साधना है और कहां कहीं अंतरकलह तो नहीं है, गुटबाजी का ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, इसकी कमान राहुल लेंगे, लेकिन सफल कितने होंगे ये तो परिणामों में साबित होगा। यात्रा का अंत पहवा विधानसभा क्षेत्र में होगा, तो पहवा तक ये रूट पहुंचेगा और यहां से कई विधानसभाओं से होकर ये वोट यात्रा गुजरने वाली है, जिसकी शुरुआत अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा सीट से ये यात्रा की शुरुआत होगी। दर्शकों, तो चलिए ये हमने आपको ग्राफिक्स दिखाए हैं और जिसके जरिए राहुल गांधी अब ये पद यात्रा जो है अपनी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि गुटबाजी और अंतरकलह की से जूझती हुई कांग्रेस, कई आरोप उन पर भी लगे हैं। यहां से इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ रामराजी शर्मा जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। नकीम मेहरा साहब जुड़ गए, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नकीम मेहरा जी आपके साथ कर रहा हूं। आपकी पार्टी से एक नेता बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले आप कह तो रहे हैं कि हरियाणा के लाल हैं आपकी पार्टी के नेता, हरियाणा की जनता आप पर विश्वास करेगी, लेकिन आपके प्रत्याशी अगर मैदान छोड़ेंगे तो कैसे फिर मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नकीम मेहरा साहब। मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर वो ग्रुप चल रहा है आम आदमी पार्टी का और श्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा को भी दिल्ली और पंजाब की तरह बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल की सुविधाएं मिले और शिक्षा की सुविधाएं मिले, उस तरह से चल रही है। और जो रही बात फरीदाबाद के उम्मीदवार की, तो मैं कहना चाहूंगा हर पार्टी के अंदर एक जयचंद होते हैं जो जैसे ऐसे जयचंदों को हमें सीरियसली नहीं लेना, ऐसा नहीं कर जाते, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी पर। और आज हर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे, जो बहुत मजबूती से अपना कार्य कर रहे हैं। और आने वाली चुनाव से पहले कोई प्रत्याशी अगर अपनी सीट छोड़ दे और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हास्यास्पद बात हो गई है। एक जयचंद होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हर पार्टी के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर शहर के अंदर जयचंद होते हैं। हम उसको सीरियसली नहीं लेते, वो जयचंद है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पार्टी लेवल पर कोई कमी देख पाए आप? क्या कमी रही? कुछ चीज से नाराज चल रहे थे, क्या देखते हैं? कोई नाराजगी नहीं है। जहां पर जो व्यक्ति गलत होता है वो गलत भी होता है, वो पार्टी भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है। और मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, ऐसे लोग कहीं किसी के भी नहीं हो सकते, जो किसी अपने परिवार के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों पर विश्वास करके कोई भी कदम उठाना गलत होता है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। बालमुकुंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी वोट यात्रा शुरू करने जा रही है हरियाणा में, कितने तैयार हैं? एक तरफ कई सारे आरोप आप पर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर दलित विरोधी चेहरा का आरोप भी लगाया, आप पर जाति वाति में बांटने की बात भी कही, शैलजा जी को ऑफर भी कर दिया और उसके बाद वोट यात्रा। कांग्रेस कहां खड़ा पाती है अपने आप को अभी? बालमुकुंद शर्मा जी। कांग्रेस के पक्ष में तरफा माहौल हरियाणा में, लोग इस बात के लिए कयास लगा रहे हैं कि 60+ आएंगी, 70+ आएंगी, 75+ आएंगी, तो कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। राहुल जी आएंगे, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है पार्टी के, तो पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे, इससे और बल मिलेगा, हमारी संख्या में भी इजाफा होगा, वोट परसेंटेज में भी इजाफा होगा। और राहुल जी क्योंकि हमारे जो है सबसे प्रियतम नेता हैं, महबूब नेता है, और लोगों के बीच में उनकी जैसे पकड़, आपने जैसे भारत यात्रा 1 और भारत यात्रा 2 देखी, वैसे इस तरह पूरे देश में और यात्रा निकालेंगे। हरियाणा की यात्रा भी इसी संदर्भ में, जहां जहां जाएंगे कांग्रेस का फायदा होगा। ये तो चुनाव के दरमियान ऐसा बयान सुन रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि जो गुटबाजी अलग अलग देखने को मिल रही है, कुमारी शैलजा जी नाराज थी, सुरजेवाला साहब अपना कर रहे हैं, हुड्डा साहब की अपनी जो गुट है, उसको लेकर अब राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा है। तो क्या कांग्रेस पहले अपने खुद के नेताओं से लड़ रही है? क्या कहेंगे इस बयान पर जो नेता बीजेपी के दे रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक चीज पार्टी प्लेटफॉर्म होती है, एक मीडिया ट्रायल भी चलता रहता है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर तो वही चीजें तय होती हैं जो पार्टी का होता है। पार्टी ने जैसे हमारी सीईसी थी, उन्होंने टिकटों का वितरण किया, सभी लोग टिकट लेकर के अपने फार्म भर के नॉमिनेशन करके चुनाव मैदान में। और अब हमारी रैलियां हर जगह फिक्स रैलियां हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी आ रहे हैं, खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी,
राहुल जी आएंगे। पार्टी सतर पर इस तरह की कोई बात नहीं है। एक आध नेता आगे पीछे होते हैं प्रोग्राम में हमारे जो। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। रामराजी शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, सबसे पहले तो ये सवाल कि वो कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता तो लगातार हरियाणा में आ ही रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, आपके तमाम बड़े नेता तो वहां हैं ही। यदि राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, वोट यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप उसको गुटबाजी बता देते हैं? शर्मा जी, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये इनकी पार्टी का इंटरनल आवाज मैटर है। बढ़ाइए। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, बोलिए बोलिए सर। देखो, राहुल जी क्या करें क्या नहीं करें वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। हम इतना कह सकते हैं कि देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे सीएम बनेंगे, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला कांग्रेस पार्टी वालों ने, नहीं चेहरा तय है। आपने कहा नायब सिंह सैनी ही अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तय हो गया है सर? बिल्कुल तय है। अनिल विज साहब अपना जो दावा ठोक रहे हैं, फिर उस पर क्या कहेंगे? नेता तो आपके भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं सर। देखो, प्रजातंत्र ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। अपनी बात कहना, अपनी इच्छाओं का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं होती। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बहुत ही मैं समझता हूं लोह पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिज्ञ रामराजी शर्मा जी, आज मैं अमित शाह जी की रैली सुन रहा था तो उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन दलितों के साथ जो अन्याय कांग्रेस ने किया है, आज उन्होंने कई निशाने उस पर साधे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये तो जग जाहिर है कांग्रेस पार्टी एससीबीसी समाज की घोर विरोधी है और इनके टाइम में अनेकों कांड हुए हैं, जैसे मिर्जपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ और जिस तरह से एक दलित की बेटी, उनके फादर केंद्र में मंत्री रहे हैं और वो भी केंद्र में मंत्री रही हैं, चार पांच बार वो सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं और इन्होंने उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उनकी इच्छाओं को दबा दिया। हमारे में भी एक दलित के बेटे ने इच्छा जाहिर करी थी, एमपी राज्यसभा है, जबकि एमपी राज्यसभा बहुत ही अहम पोस्ट होती है। हमने उनकी इच्छा का सम्मान किया और आज वो हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं आदरणीय कृष्ण पवार जी इसराना से। और हरियाणा की जनता बहुत ही मतलब इस मामले में बहुत ज्यादा रिएक्शन है। दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, दलित विरोधी होने का जो आरोप है अमित शाह जी ने भी लगाया और अभी रामराजी शर्मा जी भी कह रहे हैं, क्या काउंटर रहेगा आपकी तरफ से? मेरे को इनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये अपने गिरेबान में जाके इनके मौके के विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस के ज्वाइन करें। आज अमित शाह जी को जैसे मैं सुन रहा था बैकवर्ड के बारे में बात की, तो बैकवर्ड का हमने बहुत सुना। इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड के वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। आप ये देखो कितनी बड़ी बात है, बैकवर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इनके विधायक बख्शीश सिंह जी सीपीएस, एक तरह से मंत्री का दर्जा आता है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, कुमारी शैलजा जी के साथ सब कुछ ठीक है सर, ऑल इज वेल है सर। 100 से ज्यादा लोगों ने रिजाइन दे दिया बीजेपी से, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसमें मंत्री भी है, पूर्व विधायक भी है, पार्टी के प्रदेश के नहीं, मैं पूछ रहा हूं कुमारी शैलजा जी का सब कुछ ऑल इज वेल है। अब क्या कह रहे हो सर? आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, टीम से कहूंगा आवाज एक बार आपकी चेक कर ले। यहां एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है हरियाणा विधानसभा चुनावों की। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर बालमुकुंद शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीच में शायद आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। सवाल मेरा यही है कि दलित विरोधी होने का बड़ा आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। कल आपका मैनिफेस्टो भी आपकी पार्टी ने जारी किया है, लेकिन एक बड़ा आरोप यह है कि आपके जो नूंह से या मेवात से जो विधायक आते हैं, वहां से आपने जिनको टिकट दिया है, उनकी एक दो वीडियोस बड़े वायरल हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सभी याद हैं, अगर मेरी वापसी होती है तो हम चुन चुन के वहां से बाहर निकालेंगे। क्या कहेंगे इस तरह की जो बयानबाजी आपके नेताओं की तरफ से हो रही है उस पर? देखिए, किसी का कोई व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उस व्यक्तिगत बयान को आप इस परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते कि पार्टी की कोई विचारधारा है। एक आध लोग, और जबकि हमारा नेतृत्व चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो या दूसरे नेता, उन्होंने साफ कर दिया वो एक कांग्रेस का वर्कर भी नहीं है जिन लोगों ने ये बात की है।
तो ये है चीजें आपकी बनाओ। पार्टी ने ऑफिशियल कांग्रेस की पार्टी से टिकट दिया है, प्रत्याशी है, वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है सर। क्या क्या बताइए ना, दोबारा आप बोलिए। उन्होंने कहा कि मेवात में अगर हम एक और बार चुनकर आते हैं, हमें एक एक चेहरा याद है, मेवात से हम सभी को निकालेंगे। आप कहेंगे तो मैं वीडियो सुनवा दूंगा, बयान सुना दूंगा। नहीं, सुनाने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको नाम अगर कहें तो मामन खान उनका नाम है। चलिए करेक्ट भी कर देता हूं मैं। मुझे पता है सारा। मैं समझता हूँ तोड़ मरोड़ के आपने उनको पेश किया है। सर वो मैं बयान ऐसे- सुनवा दूंगा अगर आपको लग रहा है कि मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं तो। मैं आपको बता दें कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो बात सच है वही कहनी चाहिए। आज आप ये बताइए, आज कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? दलित है ना। इन बीजेपी ने पूछिए इनका अध्यक्ष कौन है? आज बीजेपी का ओबीसी का जो चेयरमैन है वो कांग्रेस ज्वाइन कर गया, कर्णदेव सिंह कंबोज। वो हमारा चुनाव लड़ रहा है इंद्री में, हमारे विधायक की बल्कि तबीयत खराब है। आज इनके बख्शीश सिंह का अल्पसंख्यक चेहरा था विधायक, वो हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर गया। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है इतना बड़ा आपका, वो आप उन आंकड़ों को भी रख दीजिए एक बार। जब अमित शाह कह रहा है कि ओबीसी का हम देख रेख कर रहे हैं और ओबीसी का हम भला कर रहे हैं। मुझे पता है ये चीज बालमुकुंद शर्मा जी बोलेंगे, इसलिए तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपके साथ चर्चा करता हूं। चलिए मैं इस पर रामराजी शर्मा जी से पूछ रहा हूं। शर्मा जी बताइए, दोनों, एक तरफ मामन खान का बयान और जो अभी बात कही है बालमुकुंद शर्मा जी ने, बोलिए। ऐसा है, मामन खान की वजह से मेवात में हिंसा भड़की थी। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा था प्याज की तरह फोड़ देंगे। आपको याद होगा विधानसभा में उन्होंने किया था जी। दूसरा, इस तरह से उन्होंने हिंदू समाज के बारे में कहा, ये घोर निंदनीय है। और 2 एमएलए और हैं, एक ने शमशेर गोगी और नीरज शर्मा। शमशेर गोगी से किसी पत्रकार ने पूछा कि जी आपके सरकार में घपले बहुत हुए हैं, घोटाले बहुत हुए हैं। उन्होंने कहा अरे बगैर घोटालों की सरकार चलती है क्या? वो वीडियो है मेरे पास में, किसी को चाहिए तो मेरे से ले सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई सगे संबंधी यारे प्यारे जो मेरी मदद करने आए हैं उनको भी हम देखेंगे, उनसे पहले तो हम अपना घर भरेंगे। हम अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। इनकी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, एमएलए प्रत्याशी हैं। नीरज शर्मा जी इनकी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, एमएलए प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा भैया मुझे ना पता मेरिट क्या हो है, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता मेरिट क्या होती है। 50 वोटन पे एक नौकरी देंगे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा बालमुकुंद शर्मा जी से। नकीम मेहरा जी आपके पास भी आऊंगा और जानूंगा अभी इस समय फाइट जो है वो कितनी त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हो रहे हैं। चर्चा लगातार हरियाणा पे जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। नकीम मेहरा साहब आपके पास में आ रहा हूं। कल आपकी पार्टी ने वहां रोड शो भी किया है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, तमाम बड़े नेता थे और मन से एक बड़ी बात कही गई कि आम आदमी पार्टी के बिना कोई भी वहां सरकार नहीं बना पाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि आप दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, यानी आप खुद अपने आप को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं? और अगर पहले पे मानते हैं तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कहां खड़ी पाती है आम आदमी पार्टी इस वक्त, जबकि बहुत नजदीक अब चुनाव है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सत्ता करने वो एक राजनीति करते हैं आम आदमी को सुविधाएं देने की, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती। और आम आदमी पार्टी तब सरकार बनाएगी जब वो आम जन के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी, आम जन को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो आम आदमी पार्टी तो आम जन के लिए बनी है और क्रांतिकारी पार्टी है, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता एक आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, और जो आम आदमी पार्टी की नींव है और वो मजबूती से आम जन की आंदोलन को, उनकी जरूरतों को, सुविधाओं को, उनकी हर मुद्दे लेकर के आंदोलन करता है। उसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हर गरीब के व्यक्ति। लेकिन बीजेपी के कई नेता साहब, बीजेपी या कांग्रेस के हम नेता देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम फाइट में भी आपको नहीं मान रहे हैं। और आपने कहा चलिए क्रांतिकारियों की पार्टी है। कुछ पॉइंट्स एक दो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सूखे की बात आती है तो दिल्ली सरकार हरियाणा पे आरोप लगाती है, जब बाढ़ का पानी आता है तो हरियाणा पे आप आरोप लगाते हैं, जब पराली जलती है तो उसको लेकर आप हरियाणा पे आरोप लगाते हैं। तो फिर क्या लगता है कि वोटर्स आपको वोट देंगे? यदि हां तो फिर कैसे? विकास जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दिल्ली का चुनाव हुआ है, पंजाब का चुनाव हुआ, कहीं पर भी कोई चुनाव के अंदर किसी मीडिया के अंदर हमारा कुछ भी नहीं था, कहीं पर कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन हम किस प्रकार से सत्ता में आए, पूरे बहुमत से पंजाब के अंदर आए, पूरे बहुमत से दिल्ली के अंदर आए, और वैसा ही
हरियाणा के चुनाव के अंदर होगा। आम जनता का जो मत है, आम जनता अपना मत झाड़ू के निशान पर वोट देगी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर बहुमत से विजयी बनाएगी। और हम कहते हैं हम सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी कभी सर्वे में नहीं आई, ना दिल्ली में आई ना पंजाब में आई। आम आदमी पार्टी सीधे सत्ता में आती है और अपनी तो सरकार सर्वे में बनाती है, नहीं, सीधे सत्ता में हरियाणा आएगी। बालमुकुंद शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं, समीकरणों में या इस तरह से पहले समझ में नहीं आते। क्या आपको लगता है त्रिकोणीय फाइट आप मानते हैं? और दूसरी तरफ हालांकि आपका तो गठबंधन भी नहीं हो पाया है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी आज तक एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी जमानत जब्त ना हुई हो। ये बशर्ते ये सुशील गुप्ता जी, क्योंकि कांग्रेस ने इनको एक सीट अलॉट की थी, हमारा समझौता था राष्ट्रीय परिवेश में इंडिया ब्लॉक का, तो पहली बार इनका ये प्रदर्शन है। अब ये 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 90 की 90 पे जमानत जब्त होगी। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं वो हरियाणा के लाल हैं और इसलिए हरियाणा पहुंच रहे हैं। कोई लाल नहीं, ये सब कहने की बात होती है। ये सारे लाल हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का लाल हूँ, राम कुमार जी भी हरियाणा के लाल है, रामराज जी भी हरियाणा के लाल है। ये जो ना हरियाणा के लाल ही हैं सब, ये कहने की बात होती है। ये हरियाणा के लाल थे तो फिर हरियाणा में रह लेते, वहां दिल्ली जाके क्यों इन्होंने अपना निवास स्थान बना? हरियाणा में रहते, हरियाणा से चुनाव लड़ते। ये हरियाणा के लाल सभी हरियाणा के, कौन नहीं है? ये कुमारी शैलजा भी हरियाणा की लाल है, भूपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा के लाल है, ये जितने हमारे 90 कैंडिडेट है वो भी हरियाणा के लाल है। ये क्या बात कहनी? बात ये करें कि जो आपने बहुत अच्छी बात रखी है, दिल्ली में जब रहते हैं सारा आरोप हरियाणा में लगाते हैं, पानी इनको एक दिन ना मिले हरियाणा पर, टेंडर माफिया इनके पास, कहने की बात है हरियाणा में। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत जल्दी लौट रहा हूं, उसके बाद रामराजी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ये चर्चा यूं ही जारी है, लौट रहा हूं बहुत जल्दी। एक बार फिर आपका स्वागत है, चर्चा लगातार जारी है, बहुत कम समय है फाइनल कमेंट्स के लिए। रामराजी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने सुना कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के बारे में जो कह रहे थे, बीजेपी का स्टैंड लेती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के लिए काम करती है, वोट काटती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। देखो, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। वोट और परसेंटेज कितना आया था आपको पता है। जिस तरह से केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल बड़ा स्वाभिमान वाला व्यक्ति है और बड़ा इज्जतदार होता है। जब इनके ऊपर दाग लगे थे उसी टाइम ये रिजाइन कर देते तो हरियाणा का लाल कहलाने के लायक था। इन्होंने हरियाणा की नाक कटवा दी और फजीयत करवा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डंडा बरसाया, जब जाके इन्होंने रिजाइन किया। तो हरियाणा के लाल वाली तो कोई बात ही नहीं है। वहां पर पंजाब में जाके कहता है हरियाणा का लाल, हरियाणा को है वो एक बूंद भी पानी। केजरीवाल ने 2 बार मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दिया है, उनको किसी सत्ता का लालच नहीं है, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। पानी दिला दे, चंडीगढ़ में से हमारा ऐसा दिला दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा दिला दे। पंजाब में तेरी सरकार है, क्यों नहीं दिलाता? किसने रोका भाई? ऐसा इनका कहीं खाता खोलने वाला नहीं है। रही बात कांग्रेस की, ठीक है, आप मानते खाता नहीं खोलेगा। बालमुकुंद शर्मा जी 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट। बालमुकुंद शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नकीम मेहरा जी 10 सेकंड आखिरी आपके पास, फाइनल कमेंट। हेलो, हाँ जी जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ आज की डिबेट का जो सार है ना वो यही निकल के आया है। कांग्रेस पार्टी की एक तरफा हुआ है, बीजेपी के तो कहीं कहीं, आप ये मानो बीजेपी तो 10 से नीचे रह जाएगा आंकड़ा, तो ये तो विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। आम आदमी पार्टी 90 की 90 इनकी जमानत जब्त है। अब यही रहेगी डिबेट, 4 दिन का विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी वाले, आप एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10 साल में बीजेपी ने क्या किया प्रदेश में वो बात नहीं करे। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस की नेता नाराज है, कांग्रेस का आंकड़े तो हम परिणामों पे छोड़ देते हैं और वो वक्त है अभी, जब परिणाम आएंगे तो क्या कुछ निकल कर आएंगे देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी कल से उतरने वाले हैं, वोट यात्रा क्या वो परिणामों में कन्वर्ट होगा, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। रामराजी जी आपका, बालमुकुंद शर्मा जी, नकीम मेहरा जी, तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अब बात हमने हरियाणा की आगे चलेंगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां की फिजा में तो ठंडक है लेकिन सियासी माहौल वहां का इस समय गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस मोदी को हटाने का संकल्प लेती है, लेकिन जनता जानती है कि किसे सत्ता देनी और किसे विपक्ष में बिठाना है, कौन देश का विकास करेगा। यह जनता बड़ी स्मार्ट है। यह 24 का चुनाव है, 14 वाला चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के आंकड़े अभी पुराने भी नहीं हुए हैं दर्शकों के, कांग्रेस सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चूंकि आज चुनावी रैली थी और जब मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि जब तक पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी से मैं नहीं हटा देता
तब तक नहीं मरूंगा। क्या कुछ कहा है, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो आपने बयान सुना कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक पीएम को उनकी कुर्सी से नहीं हटा देता, यह कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। दर्शकों, विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे यानी कि चंद मिनटों के बाद थमने वाला है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं, जबकि 16 ऐसी सीटें हैं जो कश्मीर संभाग वाले क्षेत्रों में आती हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए ताकत झोंक दी है। तो एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है, तैयारियां चल रही हैं, वहीं कुछ लोग घाटी में ऐसे हैं जो आतंकी हिजबुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं। जी हां दर्शकों, सही कहा, मातम मना रहे हैं, क्योंकि घाटी की सड़कों पर निकले और देश के माहौल को एक बार फिर से बिगाड़ने की साजिशें रच रहे हैं। इस साजिश के पीछे वही नेता हैं जो 370 और 35A की बहाली का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, इसमें ना सिर्फ महिलाएं, ना सिर्फ बच्चे, बल्कि हर कोई सड़कों पर उतरा है। और किसके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं? उस आतंकी हिजबुल्लाह के लिए जिसने कितने ही निर्देशों को मौत की नींद सुलाया है। सड़कों पर लोग उतरे हैं और किस तरह से आतंकी के खात्मे पर देशद्रोही नारे तक लगा रहे हैं, आतंकी हिजबुल्लाह को शहीद बता रहे हैं। खुद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट कर आतंकी की मौत पर आंसू बहाए हैं। मैं चाहूंगा टीम से वो ट्वीट जरूर दिखाएं एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है। और हिजबुल्लाह के लिए ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हाथों में बंदूक नहीं लेकर किसी को जो गोली मारते हैं, जो निर्दोषों को सताते हैं, वही है ये आतंकी हिजबुल्लाह। इजराइल ने कल हमला किया और इसको भी मारा और साथ ही इसकी बेटी को भी मौत की खबरें निकली हैं। कई इसके जो सहकर्मी थे और जिस तरह से आतंक को बढ़ावा देते थे, उन सभी को इजराइल ने मारा है। इस पर हमदर्दी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। 14 के बाद 24 आया है, 370 हटिए, 10 साल, एक दशक बीता है दर्शकों, लेकिन आज भी सवाल वही है कि आतंकियों की मौत पर आंसू बहाने वाले ये नेता कौन है? हालांकि जनता स्मार्ट है, जनता सब समझी है, इनकी बोली ही काफी होती है नेताओं की। दर्शकों, गोली तो ये नहीं चला सकते हैं। हालांकि जनता को अब तय करना है कि वैलेट के ताकत से बुलेट वाले दहशतगर्दों को कैसे उड़ाना है, ये जनता तय करेगी। और समय आखिरी चरण का प्रचार चुनाव जो है थोड़े ही वक्त में थमने वाला है और उसके बाद आप देखेंगे कि परिणाम जब सामने आएंगे। आज सत्ता के महासंग्राम में हरियाणा से हमने बात शुरू की और बात की जम्मू कश्मीर की वादियों में किस तरह से वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता स्मार्ट है, ये बुलेट का जवाब अपने बैलेट से देना जानती है। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।